हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विलियन जो चैप्टर है उसमें जो प्रीवियस ईयर में बहुविकल्पी आए हुए हैं यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाव बताना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण चीज़ पहुँच पाए। तो 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का हमें मोल प्रभाव बताना है। तो मोल प्रभाव का देखिए सूत्र क्या होता है, तो जिसका हम लोग मोल प्रभाव निकालते हैं उसके मोलों की संख्या होती है। मान लीजिए हम लोग निकाल रहे हैं विलेय का मोल प्रभाव, विलेय का मोल प्रभाव, और विलेय के मोलों की संख्या हमने मान ली है स्मॉल n। तो ऊपर हो जाएगा उसके मोलों की संख्या, नीचे कुल मोलों की संख्या। हम जानते हैं विलयन में विलेय होता है और विलायक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या और प्लस विलेय के मोलों की संख्या। ये हो गया विलायक के मोलों की संख्या, ये होगी विलेय के मोलों की संख्या। यानी अगर हमको जल में ग्लूकोज का मोल प्रभाव निकालना है तो हमें दोनों के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। तो हमें पता है कि मोलों की संख्या का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ठीक है, और ग्राम में मात्रा, जल की ग्राम में मात्रा दी हुई है हमें 90 ग्राम, और जल का अणुभार, तो जल क्या होता है हमारा H2O। H2O का अणुभार अगर हम लोग निकालें तो हाइड्रोजन का अणुभार होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा 1, 2 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होगा 16। तो 2 कम 2, 16 2 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे लिख देते हैं 18। 18 पंजे कितना होता है 90 होता है। तो यहाँ पे जल के मोलों की संख्या आ गई 5। अब निकालते हैं ग्लूकोज के मोलों की संख्या। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या बराबर, तो ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का ग्राम में मात्रा, ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा दी हुई 1.8 ग्राम बटे ग्लूकोज का अणुभार। तो ग्लूकोज का अणुभार हम लोग निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का सूत्र अगर आपको पता होगा तो क्या होता है, C6H12O6 का अणुभार। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, कितने कार्बन है 6, तो 6 से गुणा कर देंगे हम लोग। प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, कितने हाइड्रोजन परमाणु है 12, तो 12 से गुणा कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, 6 ऑक्सीजन है तो 6 से गुणा कर देंगे। 12 से कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, 16 से 96 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम अगर निकालेंगे जोड़कर तो हमें मिलेगा 96 2 98, 10 कितना हो जाएगा 108, 72 कितना हो जाएगा 180। तो ये 180 आ गया। 180 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ग्राम में मात्रा बटे अणुभार होता है। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 पड़ जाएगा, 18 एकम 18, और 100 को हम लोग जब 1 से भाग करेंगे तो 0.2 कदम इधर बढ़ जाएगा, यानी इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.01 क्या हो जाएगा ग्लूकोज के मोलों की संख्या। अभी हमें निकालना था ग्लूकोज का मोल प्रभाव। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाव, जिसका मोल प्रभाव निकालते हैं ऊपर उसके मोलों की संख्या और बटे विलियन में कुल मोलों की संख्या। तो ऊपर कौन है ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोलों की संख्या हमने देखा भी कितनी है 0.01, और बटे कुल मोलों की संख्या, कुल में ग्लूकोज भी होगा हमारा, जल भी होगा। जल के मोलों की संख्या आई थी 5 प्लस ग्लूकोज के मोलों की संख्या है 0.01, तो ऊपर तो 0.01 ही रहेगा। 5 में जब 0.01 ऐड करेंगे, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा और 0.01 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 501 है हमारे पास, और एक को डिवाइड करना है तो पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, अभी भी कम है तो यहाँ 0 बढ़ेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी भी कम है तो यहाँ 0 बढ़ेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, लगभग 2 बार चला जाएगा। ठीक है, लगभग कितना चला जाएगा 2 बार, तो आंसर आ गया हमारा 0.002। अब आप इसलिए कर रहे हैं हम लोग लगभग में निकालने से क्योंकि बहुविकल्पी है और हमें जल्दी करना है। ठीक है, तो 0.002 ऑप्शन में देखिए दिया है, 0.19 दिया है, 0.019 दिया हुआ है और 0.0019। तो अगर हम लोग देखें 0.0019 तो 19 लगभग हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा 0.002। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पेपर में ध्यान रखिएगा जब भी बहुविकल्पी सॉल्व करेंगे तो हम लोग अप्रॉक्स में डिवाइड करेंगे बोल्ड में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 1 मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाव हमें बताना है। तो अगर 1 मोलल जलीय विलयन है, 1 मोलल, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मोललता जो है इसकी, मोललता है इसकी
1। और मोललता का सूत्र हमें पता है क्या होता है, मोलों की संख्या ऊपर होती है और अपान में होता है विलायक की किलोग्राम में मात्रा। तो यहाँ पे हो गया किलोग्राम। तो अगर हम लोग इसका भी 1 मान लें तो ये हमारी होगी किसकी, विलायक की मात्रा हो गई। ये जो दिया हुआ ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विलेय का मोल प्राज। तो विलेय का मोल की संख्या हो गई 1 मोल। और अभी विलायक के मोलों की संख्या अगर हम लोग देखें तो वो कैसे निकलेगा। तो मोलों की संख्या हमें सूत्र पता है क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या किसके मोलों की संख्या, विलायक के। तो ये हो गया विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम में मात्रा। 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे 1000 हो जाएगा, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। और जलीय विलयन है तो विलायक कौन हो गया, जल। और जल का हमने अणुभार निकाला था H2O का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो 2 से गुणा करेंगे हम लोग। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18। ये हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसको डिवाइड कर लें तो 18 पंजे 90 हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। 10 बचेगा फिर 100 हो जाएगा, 18 पंजे 90, फिर 10 बचेगा, पॉइंट लगेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 18 पंजे 90, फिर 5 आएगा तो हम लोग लगभग 5-6 लिख लेते हैं। तो आंसर हमें मिल जाएगा 55.56। ये आ गया विलाय के मोलों की संख्या। तो हमें निकालना क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई, 1 अपन कुल मोलों की संख्या कौन है इसमें। तो विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या हो गई 1 और विलाय के मोलों की संख्या हमने देखी भी कितनी, 55.56। 55 में 1 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा हमें, 56.56। डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे तो 56 ये हमारे पास 100। पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, अभी भी कम है, 0 इधर बढ़ाएंगे 0 इधर बढ़ जाएगा तो लगभग 2 बार जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, 0.02। लगभग में हमने निकाला है, वैकल्पिक कर रहे हैं तो लगभग में निकालेंगे, जल्दी आंसर मिलेगा। तो अगर हम लोग चौथा आंसर देखें, चौथे में लिखा 0.018। 18 को हम लोग लगभग 2 लिख सकते हैं। तो देखिए आंसर मैच कर गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाएगा। तो विलयन को हम लोग क्या कहेंगे। तो देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, इसमें नीचे मोलरता दी हुई है, मोलरता दी हुई है, आप मोललता निकालिए क्योंकि किलोग्राम में दी हुई है, राइट। तो वो मोललता ही हुई है, यहाँ पे मोलर लिखा हुआ है। तो मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और अपॉन में क्या होता है, विलायक की किलोग्राम में मात्रा, विलायक की मात्रा किलोग्राम में, ठीक है। अब देखिए 1000 ग्राम विलायक दिया है, 1000 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 1 किलो। यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं। और 18 ग्राम ग्लूकोज घुरा हुआ है। यहाँ पे मोलों की संख्या हमें पता करनी है अगर, तो मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो नीचे हम लोग निकाल लेते हैं मोलों की संख्या। तो हमें मोलों की संख्या किसकी निकालनी है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, ग्लूकोज के मोलों की संख्या बराबर, ग्राम में मात्रा कितनी दी है, 18 ग्राम है, बटे अणुभार। अणुभार ग्लूकोज का निकालेंगे, अभी हमने देखा था, निकाला था 180 आया था, डायरेक्ट लिख देते हैं 180। 18 एकम 18, 10 को 1 से भाग करेंगे तो पॉइंट एकदम इधर आ जाएगा तो 0.1 हो जाएगा। तो 0.1 आ गया ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ऊपर रख देते हैं हम लोग, 0.1 आ गया ग्लूकोज के मोलों की संख्या। तो यानी हमें कितनी मोलल मिल गया, और 0.1 मोलल मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.1 मोलल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि स्पिरिट के एक नमूने में एथेनॉल 90% है। तो एथेनॉल कितना है, एथेनॉल का जो हम लोग विलयन बनाएंगे वो जल में बनता है। तो ये कह रहे हैं 90% है,
यानी 100 में 90। 90% का मतलब हो गया 100 में 90, यानी 100 अगर टोटल विलियन है तो 90 ग्राम उसके अंदर क्या होगी, हमारी एथेनॉल होगी, ये एथेनॉल होगी। ठीक है, 90 ग्राम विलियन में। तो अगर 90 ग्राम विलियन में ये इतनी है तो विलायक कितना होगा, विलायक बचा 10, यानी 100 में से 90 घटाएंगे तो विलायक की मात्रा में पता चल जाएगी कितनी होगी, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम हमारा विलायक है, 90 ग्राम एथेनॉल है। आगे क्या कह रहे हैं कि एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा, तो एथेनॉल का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। एथेनॉल का मोल प्रभाज, तो जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं ऊपर उसके मोलों की संख्या लिखते हैं। तो एथेनॉल के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ग्राम में मात्रा, C2H5OH की ग्राम में मात्रा कितनी, 90 ग्राम है, बटे अणुभार। तो कार्बन का कितना निकाल लेते हैं यहाँ पर, C2H5 का अणुभार, OH का अणुभार। कार्बन का कितना होता है 12, 2 है कार्बन तो 2 से गुणा कर लेंगे। हाइड्रोजन का 1, 5 हाइड्रोजन है तो 5 से गुणा कर लेंगे। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 दूनी 24 हो जाएगा, 5 5, 24 5 29, 29 6 35, 10 45 और ये कितना हो जाएगा 46। तो ये आ गया 46। ठीक है, लगभग में अगर हम निकालें तो लगभग में 2 मोल आ जाएंगे, राइट। लगभग में निकालते हैं, बहुविकल्पी कर लें, आंसर आसानी से मिलेगा। 2 मोल आ रहा है। और जल के निकाल लेते हैं, यानी H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो H2O की ग्राम में मात्रा कितनी, 10। H2O का अणुभार याद कर लिए, H2O का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। निकाल भी लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, 2 है तो 2 से गुणा करिए। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 2 कितना हो जाएगा 18। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, तो 18 पंजे कितना होता है 90 होता है। अभी भी 10 बढ़ेगा तो 18 पंजे 90, लगभग 0.55 आ जाएगा। तो अभी हमको निकालना था C2H5 का मोल प्रभाज, तो C2H5OH का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, C2H5OH का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज C2H5OH के मोलों की संख्या 2 आई अपॉन C2H5 के OH, C2H5OH के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या कितनी थी 0.55, लगभग में 0.56 लिख लेंगे तब भी सही आएगा। 2 में 0.55 जोड़ेंगे तो 2.55 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने 2 0 बढ़ जाएंगे, ये हमारे पास 255 और 200। पॉइंट लगा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, कितनी बार चला जाएगा। तो अगर हम लोग ले जाते हैं 8 बार तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 दूनी 16 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार ले आके देखते हैं। 7 पंजे 35, 3 आएगा, 7 में 35 3 38, 3 आएगा, 7 दूनी 14 3 17, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लीजिए, कितनी बार चला जाएगा, फिर से चला जाएगा 7 बार। 8 बार लेंगे अगर तो हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 में 40 44, 8 में 16 4 20, तो 8 बार चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा कितना 0.78 मोल प्रभाज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.07 जी वाला सही हो जाएगा, 0.779 वाला। ठीक है, 7 को हम लोग 8 लिख सकते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या कह रहे हैं, अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि 0.2 मोलर H2SO विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। यानी हमें मोलरता दी हुई है, मोलरता कितनी दी 0.2 मोलर, हमें क्या ज्ञात करनी है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में क्या ज्ञात करनी है, सांद्रता। अब देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ठीक है, और आयतन लीटर में हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। ये आयतन किसका होता है, विलियन का,
आयतन लीटर में। और मोलरता हमें कितनी दी 0.2। हमें क्या कहते हैं ना, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ग्राम तो ये हो गया, लीटर वाला ये हो गया, अणुभार बचा। अभी कौन दिया हुआ है हमें दिया है H2SO4। तो H2SO4 का अणुभार अगर हम निकालें, H2SO4 का अणुभार, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, 2 है तो 2 से गुणा कर लेंगे। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16, 4 है 4 से गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 32, 16 चक्कू 64। तो ये हो जाएगा 64, 2 66, 30, 96, 2 98, 98 आ गया अणुभार। तो हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पे था हमारा 0.2 और ये यहाँ पे था ग्राम, नीचे था आयतन लीटर में, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, अणुभार कितना आ गया 98। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्राम प्रति लीटर इधर बचा था, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा अब बटे आयतन क्या था, आयतन था लीटर में, ठीक है। और इधर हमारा क्या आ गया 0.2 मल्टीप्लाई कर देंगे 98 से, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 9 18 1 19, एक के दशमलव, एक के दशमलव आ जाएगा। तो ये हमारा ये था ग्राम में मात्रा बटे आयतन लीटर में था। तो ये जो हमारी यूनिट होगी यहाँ पे क्या होगी, ग्राम बटे लीटर। तो ये जो सांद्रता आई 19.6 क्या आएगी, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आ गई हमारी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 19.6। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, सबसे कम वाष्प दाब किसका होगा। तो देखिए वाष्प दाब जो होता है वो हमारा डिपेंड करेगा किस पर, कणों की संख्या पर। वाष्प दाब किस पर डिपेंड करता है, कणों की संख्या पर, कणों की संख्या पर। अब कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वाष्प दाब उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब हम लोग उसके अंदर कोई विलेय घोलेंगे, ठीक है। मतलब देखिए क्या है, जब हम किसी में कोई कण घोलते हैं, विलेय घोलेंगे, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब किसी विलयन में या किसी हम विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो उसका क्या होता है, वाष्प दाब घट जाता है। तो वाष्प दाब जो होगा वो डिपेंड करेगा कणों की संख्या पर। कणों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वाष्प दाब में कमी उतनी ज़्यादा होगी। पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़ एक ध्यान रखिए कि ये सब होते हैं अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म वो गुणधर्म होते हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे। जैसे हमारा परासरण दाब हो गया, वाष्प दाब हो गया, क्वथनांक हो गया, ठीक है, हिमांक हो गया। इस तरीके से इनमें क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में कमी, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, ये सब होते हैं अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे। तो वाष्प दाब न्यूनतम उसका होगा जिसमें कणों की संख्या ज़्यादा होगी। तो अगर हम लोग BaCl2 को घोलेंगे विलायक में तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा Ba2+ और 2Cl-। यहाँ पे कणों की संख्या कितनी, एक इसकी होगी, दो इसकी, यानी 3 होगी टोटल। अगर हम लोग 0.1 मोलर फिनॉल डिसॉल्व करेंगे तो फिनॉल तो हमारा देखिए ये हो गया हमारा फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल अगर हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो फिनॉल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, फिनॉक्साइड आयन बन सकता है और H+ हमें मिल सकता है, ठीक है। सुक्रोज लेंगे तो सुक्रोज जो होती है C12H22O11, तो ये क्या होगी, आयनित नहीं होगी। फिर सोडियम क्लोराइड का विलयन है, तो सोडियम क्लोराइड का विलयन क्या होगा, NaCl। इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। तो यहाँ पे कणों की संख्या टोटल कितनी होगी, 2। कणों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, एक ही है और 2 ही है, कितनी होगी, 3। तो सबसे ज़्यादा वाष्प दाब में कमी कौन देगा, ये वाला देगा, क्योंकि सबकी मोलरता क्या है, समान दी हुई है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है, यानी ऐसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। पहला दिया हुआ है श्यानता। अब श्यानता देखिए क्या चीज़ होती है, श्यानता ऐसा मानिए कि ये बहने का गुण है। मान लीजिए आपने पानी को बहाया, शहद को बहाया, बहा कर देखा, और आपने तेल को बहा कर देखा, ठीक है, ग्लिसरीन को बहा कर देखा, तो इसमें आप देखेंगे क्या, सबके बहने के गुण क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी ये श्यानता वो गुण होता है जो बहने का विरोध करे। तो सबसे ज्यादा बहने का विरोध, यानी कौन चाहेगा हम ना बहें सबसे ज्यादा, तो शहद जो होगा सबसे ज्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है। अगर हम लोग पानी और शहद की तुलना में देखें तो शहद ज्यादा गाढ़ा होगा, तो वो कहेगा कि हम कम बहेंगे, राइट। यानी उसके जो बहने के गुण का विरोध है वो क्या है, ज्यादा है। तो श्यानता किसकी ज्यादा हो जाएगी, शहद की हो जाएगी। पानी और शहद में हम लोग अगर तुलना करें तो श्यानता जो होगा वो अणु संख्या निर्भर नहीं करेगा। क्यों, मान लीजिए आपने 1 लीटर शहद लिया, 2 लीटर लिया, 3 लीटर लिया, वो तो सेम ही रहेगा ना विरोध उसका,
क्योंकि उसके अंदर जो कण है उनकी प्रकृति थोड़ी ना बदल जाएगी संख्या ज़्यादा लेने पर। तो ये अणु की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। फिर हमारा परासरण दाब। तो परासरण दाब देखिए क्या है, परासरण दाब। मान लीजिए हमारे पास हमने ये दो तरीके के यहाँ पर क्या लिए, दो तरीके के द्रव लिए अलग अलग सांद्रता के। यहाँ पे हमने ले ली अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या ले ली, अर्धपारगम्य झिल्ली ले ली। यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया नमक और प्लस जल का विलयन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। तो होगा क्या, विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इधर की ओर जाने लगेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे परासरण। अब इसको अगर हम लोग रोकें, यहाँ पे पिस्टन लगा दें इस तरीके से, यहाँ पर क्या करें हम लोग दाब लगाएं, तो ये कण वापस जाने लगेंगे और एक समय पर परासरण की क्रिया रुक जाएगी। परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो कब रुकेगी, जब यहाँ पे हम लोग दाब लगाएंगे। जब यहाँ पे जब दाब हम लगाएंगे तो ये वाले कण इधर की ओर गति करने लगेंगे और वो दाब जहाँ पर ये जो क्रिया हो रही थी वो रुक जाए, उसको हम लोग बोलेंगे, वहाँ पे जो दाब लगेगा उसको बोलेंगे परासरण दाब। अब देखिए कणों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतने कण इधर ज़्यादा जाएंगे, उतना ज़्यादा हमको दाब इधर से लगाना पड़ेगा, तो परासरण दाब उतना ही ज़्यादा होगा। यानी अणुओं की संख्या पर परासरण दाब निर्भर करता है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला, ये अणु संख्या गुणधर्म है। और याद कर लीजिए परासरण दाब हो गया, वाष्प दाब में अवनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, ये सभी अणु संख्या गुणधर्म है। अगला कह रहे हैं कि निम्न में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो अभी देखा वाष्प दाब का अवनमन निर्भर करेगा, हिमांक में अवनमन निर्भर करेगा, परासरण दाब निर्भर करेगा, पृष्ठ तनाव जो होगा वो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो क्वथनांक भी जो होगा, जलीय विलयन का क्वथनांक अधिक होगा। तो क्वथनांक बढ़ जाता है जब हम कोई पदार्थ उसके अंदर घोलते हैं, विलय हम लोग जब घोलेंगे उसके अंदर, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब जितने ज़्यादा कणों की संख्या होगी क्वथनांक में उन्नयन उतना ज़्यादा होगा। तो 1% ग्लूकोज दिया है, समय परसेंटेज समान दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्लूकोज जो होता है वो आयनित नहीं होता है, तो ऐसे ही रहेगा, तो एक कण के रूप में रहेगा हमारा। NaCl जो है वो आयनित हो जाएगा और दो कण हमको यहाँ पे मिलेंगे, Na+ और Cl-। फिर तीसरे में समय परसेंटेज समान है, CaCl2 है तो Cl+2+ में टूटेगा और 2Cl- में टूटेगा। और सुक्रोज जो है C12H22O11, तो ये भी क्या होगा, आयनित नहीं होगा, तो ये भी ऐसे ही रहेगा, तो एक ही कण रहेगा। यहाँ पे कितने कण हमको मिलेंगे, 2 और 1 3 मिलेंगे, 2 ये हैं और एक ये कण है। यहाँ पे 1 1 2 मिलेंगे, तो कणों की संख्या कहाँ जाता है यहाँ पे, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन ज़्यादा होगा, क्वथनांक में वृद्धि ज़्यादा होगी। अगला है मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना करनी है। मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो देखिए क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, डेल्टा टीबी बोलते हैं, ये समानुपाती होता है मोललता के, और समानुपाती के चिन्ह जब हटाते हैं हमें नियतांक आता है, वो होता है Kb, इसको बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब मोललता का सूत्र हमें पता है, पहले हम लोग Kb को इधर ही रखते हैं, स्मॉल m को इधर लेंगे, तो Kb बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी बटे स्मॉल m, ठीक है। तो स्मॉल m हमारा मोललता है, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है सूत्र मोललता का। मोललता बराबर होता है ग्राम में मात्रा, विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो मान लीजिए छोटा W ग्राम में मात्रा होगी और अणुभार का बड़ा M होगा, तो हम विलय का है तो ऊपर हम लोग लिख लेते हैं अणुभार, ठीक। और बटे होती है, देखिए मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार बटे विलायक की किलोग्राम में मात्रा। विलायक की किलोग्राम में मात्रा हम लोग कैपिटल W ले लेते हैं, तो ये वाला जो कैपिटल W है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल W। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमको सही लग रहा है, तो देखिए डेल्टा टीबी कैपिटल M कैपिटल W, डेल्टा टीबी कैपिटल M कैपिटल W, कैपिटल M कैपिटल W पहले ऑप्शन में है, और नीचे 1000 भी लगा है, तो 1000 जो होगा यूनिट हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1000 भी आ जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होगा। तो परासरण दाब उसी का कम होगा, परासरण दाब में कणों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी परासरण दाब उतना ज़्यादा होगा, तो जिसमें कणों की संख्या कम होगी उसका परासरण दाब कम होगा। तो सब में मोलरता सेम दी हुई है, पहला दिया है कि 1 मोलर KCl जो होगा वो इस तरीके से आयनित होगा K+Cl-।
1 मोलर अमोनियम फॉस्फेट दिया हुआ है, तो ये आयनित कैसे होगा, इसमें क्या होगा 3NH4 प्लस आयनित होंगे और प्लस 3 प्लस यहाँ पे आ गए, तो PO4 के ऊपर कितने माइनस आ जाएंगे, 3 माइनस आ जाएंगे। फिर है BaCl2, तो BaCl2 इस तरीके से आयनित होगा, Ba2 प्लस और 2Cl माइनस। 1 मोलर Na2SO4 है, तो 2Na प्लस हो जाएगा और SO4 2 माइनस। ठीक है, कितने कण हो गए यहाँ पर, 3 और 1 4, यहाँ पर हो गया 1 2 3, यहाँ पे हो गया 2 और 1 3। तो ज़्यादा कण कहाँ पर है, ज़्यादा कण हो गए यहाँ पे 3 1 4, सबसे कम कण कहाँ पे है, ये वाला 1 और 1 2। तो सबसे कम जो परासर दाब होगा वो इसी का होगा, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछा सबसे ज़्यादा परासर दाब किसका होगा, तो जिसमें ज़्यादा कण होंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा सही, जिसमें ज़्यादा कण है, दूसरा वाला, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, सबसे ज़्यादा परासर दाब होगा। और एक में कह रहे हैं कि परासर दाब किसका होगा सबसे कम। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि परासर दाब सबसे कम किसका होगा, इसमें ऑप्शन दिए पोटेशियम क्लोराइड, KCl दिया है, तो हमने भी देखा KCl K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और स्वर्ण यानी गोल्ड हमारा Au ही रहता है इसके अंदर, तो एक ही कण रहेगा। बाकी देखिए आयनित है, आयनित हो जाएंगे, तो जो हमारा स्वर्ण विलयन है इसमें एक ही कण रहेगा, तो परासर दाब इसका क्या होगा, कम होगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका परासर दाब क्या होगा सबसे कम। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित विलयनों में से सर्वाधिक परासर दाब किसका है, ये तो हमने भी कर लिया। फिर कह रहे हैं कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। सबसे ज़्यादा क्वथनांक, देखिए क्वथनांक में उन्नयन उतने ज़्यादा होता है जितने कण ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा कण होंगे तो क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहला दिया हमें ग्लूकोज, सब में मोलरता समान है, ग्लूकोज आयनित नहीं होता तो एक ही कण रहेगा, C6H12O6। KNO3 दिया है, KNO3 हम जानते हैं K प्लस में टूटेगा और NO3 माइनस में टूटेगा, एक ये कण हो गया और एक ये कण हो गया, यानी टोटल 2 कण हो गए। फिर हमें दिया यूरिया, तो यूरिया हम जानते हैं NH2CO NH2 एक ही कण रहेगा हमारा, आयनित नहीं होगा। 1 मोलर Na2NO4 है, 0.01 मोलर, तो Na2SO4 कैसे आयनित होगा, तो 2Na प्लस और SO4 2 माइनस। टोटल कण कितने हो गए, 2 ये और 1 ये 3, तो सबसे ज़्यादा कण इसी में, तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला यही जलीय विलयन होगा। अगला कह रहे हैं कि 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता बराबर होता है विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, ठीक है, बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, और गुणे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलय की ग्राम में मात्रा दी है हमारे पास 8 ग्राम। अणुभार NaOH का निकालेंगे, Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो 450 ml दिया हुआ है, 450 ml को लीटर में बदलेंगे, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और 1 ml में 10⁻³ लीटर हो जाएंगे, तो 10⁻³ लीटर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 8 का 8 ही रहेगा, 23 या 29 39 और 1 40 हो जाएगा। 450 और 450 रखते हैं, 10⁻³ ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10⁻, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 0 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20/45 आया है। तो 20/45 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, 4 पंजे 20, 4 चौको 16, 2 18, 20 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दीजिए, तो लगभग 0.45 आ जाएगा मोलर। ठीक है, या 4 4 लिख लीजिए, 4 4 को कई बार आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं,
अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। तो कम वाष्प दाब कब होगा? तो जितने कणों की संख्या कम होगी वाष्प दाब उतना ही क्या होगा? वाष्प दाब किसका विलयन का कम है। तो जब हम लोग किसी में कोई पदार्थ मिला देंगे, वाष्पशील पदार्थ, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वाष्प दाब उतना कम होगा। तो कणों की संख्या देख लेते हैं हम लोग। 1 मोल ग्लूकोज में हम लोगों ने भी देखा ग्लूकोज आयनित नहीं होता है, तो इसमें तो एक ही कण रहेगा। 1 मोलर सुक्रोज में, तो इसमें भी एक ही कण रहेगा 1 मोलर सुक्रोज में, ठीक है, आयनित नहीं होगा क्योंकि 1 मोलर NaCl, तो NaCl हम जानते हैं आयनित हो जाएगा। क्योंकि मोलों की संख्या मोलरता सेम दी हुई, अगर अलग दी हुई तो हम कुछ कैलकुलेट करते हैं, सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मोलर K2SO4 दिया हुआ है। K2SO4 हम लोग देखेंगे तो ये 2 के प्लस में टूटेगा और SO4 2 माइनस में टूटेगा। तो कणों की संख्या यहाँ पर कितनी? 2 और 1 कितनी होगी? 3। तो 3 कण है, तो सबसे कम वाष्प दाब किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि ये वाष्प दाब में सबसे ज्यादा कमी करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये विलयन जो होगा इसका वाष्प दाब सबसे कम होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। तो देखिए, चाहे हिमांक का अवनमन हो, क्वथनांक में उन्नयन हो, ठीक है, ये सभी जो होते हैं ये समानुपाती होते हैं मूललता के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा वाला, यानी मूललता के क्या होते हैं? समानुपाती।